All right. So the decline of Mughal Empire. We'll do this in two sections. One is its genesis, and other is the causes. ठीक है. तो ये जेनेसिस में हम ये सारी चीजें करेंगे, जैसे इसमें जो औरंगजेब की डेथ के बाद जो लेटर मुगल्स थे, उन्होंने क्या क्या किया एंड हाउ दे वर इनफेक्टिव एंड फाइनली इट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन. सो दिस इज वन ऑफ द कॉजेज. और बाकी के जो मेजर कॉजेज है उसमें और भी कई सारी चीजें थी, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ द जेनेसिस पार्ट. तो वी ऑल नो दैट द लास्ट ग्रेट मुगल वाज औरंगजेब, और जिसके 1900 सॉरी 1707 में जिसकी डेथ हुई, और उसके बाद मुगल एम्पायर बेसिकली डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ. तो मुगल एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ, तो उसमें औरंगजेब के ही कई सारी पॉलिसीज थी जो उसका कॉज था. लेकिन उसका सबसे बड़ा कॉज ये था कि जो उसके लेटर उसके जो सक्सेसर्स थे, दे वर टोटली इनइफेक्टिव एंड वर्थलेस. ओके, सो uh, this was the size of the empire. You can see it is almost pan-Indian empire. It is almost in the borders of Afghanistan, और इधर नॉर्थ साउथ कश्मीर से कन्याकुमारी ऑलमोस्ट, और इधर ईस्ट. ये पूरा का पूरा औरंगजेब के टाइम पे मुगल एम्पायर का पार्ट था. अब ये डिसइंटीग्रेट होते होते दिल्ली के लाल किला जो था उसके कुछ माइल्स के रेडियस तक रह गया था फाइनली. तो ये कहानी कैसे हुई और इसके पीछे क्या कारण थे, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो ये एक ब्रीफ उसका ये देखो कि जैसे इसमें बाबर के टाइम पे कितना था, इट वाज दिस मच, दिस ऑरेंज सर्कल. अकबर के टाइम पे यहाँ तक था, विंध्यास के ऊपर तक. लेकिन औरंगजेब के टाइम पे इट वाज ऑलमोस्ट पैन इंडिया. ओके, तो जस्ट अ ब्रीफ लुक कि औरंगजेब के पहले कौन कौन से मेजर मुगल बादशाह थे. सो मुगल डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय बाबर. ही वाज सक्सीडेड बाय हुमायूं. देन अकबर. अकबर वाज सक्सीडेड बाय जहांगीर. जहांगीर वाज सक्सीडेड बाय सन शाहजहां. एंड शाहजहां वाज सक्सीडेड बाय औरंगजेब. और औरंगजेब के बाद से ये एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ. तो हम बेसिकली इस चैप्टर में, जो बिपिन चंद्रा का फर्स्ट चैप्टर है, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, इसमें बहादुर शाह ऑनवर्ड्स है. तो ना बहादुर शाह और उसके तीन भाई, नाउ दे वर इन अ वॉर फॉर सक्सेशन. तो एक्चुअली मुगल्स के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनकी कोई लाइन ऑफ सक्सेशन डिफाइंड नहीं थी. लाइक एक होता ना तरीका कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कौन किंग बनेगा. इसमें कुछ नहीं. वो जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जैसा जो दूसरों को हरा पाएगा वो. औरंगजेब ने भी तो यही किया था. औरंगजेब को उसका एल्डेस्ट सन नहीं था शाहजहां का, वो तो दारा शिकोह था. तो ऐसे ही बहादुर शाह और उसके दो और भाई, औरंगजेब की डेथ के बाद ये तीन लोगों में लड़ाई हुई, एंड फाइनली बहादुर शाह प्रिवेल्ड. एंड बहादुर शाह जब किंग बना, वो ऑलरेडी 65 ईयर्स का था. उसका रीजन ये है कि औरंगजेब खुद ही सत्ता छोड़ ही नहीं रहा था. तो उसके बेटे भी बुढ़े हो गए. ही डाइड एट द एज ऑफ 103. तो जब औरंगजेब के बेटे ही बुढ़े हो गए, तो अब ये आया. लेकिन अब इसने क्या किया, इसने आते ही कई सारी औरंगजेब की पॉलिसीज रिवर्स करनी शुरू की. यानी पहली बात तो जैसे उसमें ध्यान रखने वाली ये है कि ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज. तो औरंगजेब की जो इनटॉलरेंट पॉलिसीज थी उसको उसने थोड़ा रिवर्स करने की कोशिश की. तो औरंगजेब ने जैसे एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और सबको सब्जुगेट करके रखने की कोई कोशिश की थी, तो इसने वैसा नहीं किया. बहादुर शाह ने पहली बात तो जैसे हिंदूज के प्रति एक टॉलरेंट रवैया अपनाया. देन द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स वाज completely stopped. And then he also restored Jai Singh of Amber and Ajit Singh of Marwar to their places. मतलब उनकी कुछ पावर्स उन्होंने वापस की. और खैर उनकी उन्होंने पहले तो उसने इन लोगों को सब्जुगेट किया, लेकिन बाद में उसको बहादुर शाह को उसकी अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसने अ, इनकी अपने इनको रिस्टोर कर दिया, इनकी रियासतें जो थी. लेकिन उसका
उनकी जो दूसरी डिमांड्स थी कि जैसे मालवा एरिया जो है, मालवा एरिया में और गुजरात, ये इन पे इनको इनकी मनसबदारी चाहिए थी, वो उनको नहीं दिया। मालवा इज समवेयर हियर, दिस पार्ट, दिस पार्ट, और इधर गुजरात। तो ये उनको उसने नहीं दिया। ये बाकी आगे चल के जो ये बने थे, उन्होंने वो सैयद ब्रदर्स ने जैसे इनको रिस्टोर कर दिया था, तो ये उनको नहीं दिया। लेकिन फिर भी बहादुर शाह ने काफी प्रोग्रेसिव रवैया अपनाया। लेकिन अब एट द सेम टाइम मराठा सरदार के साथ जो इसके टर्म्स थे, वो इतने कॉर्डियल उसने नहीं रखे। देखो, ये जो सारे किंग्स हम करेंगे, इसमें हमको ये चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि इनकी सबके रिलेशंस किन किन के साथ कैसे थे। जैसे मराठास के साथ, मराठास, सिख्स, जाट्स एंड राजपूत्स। तो ये जितने भी बादशाह है, इनके इनसे कैसे रिलेशंस थे, वो हमको इसमें देखना है। तो मराठा के साथ इसने एक समझौता किया, लेकिन वो हाफ हार्टेड था। तो इसमें जैसे एक सरदेश मुखी और चौथ एक सिस्टम होता है। चौथ मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ द रेवेन्यू दैट विल बी कलेक्टेड विल बी गिवन टू देम। तो चौथ सिस्टम लिया, और सरदेश मुखी यानी दैट उनकी एक मालिकाना हक जैसा एक सिस्टम था, वो दिया। लेकिन उसमें शाहू जो है king, उसका उसको लीगल एम्परर या राजा नहीं माना मराठास का। मतलब मराठास वुड बी स्टिल अंडर द मुगल एम्पायर। ओके, तो ये सिस्टम उसने मराठास के साथ अपनाया। अब इसने फिर जाट्स के साथ अपने टर्म्स अच्छे कर लिए, और उल्टा उसने क्या किया, जो शाहू था, शाहू महाराज जो थे, उनको रिकॉग्नाइज करने की जगह उसने उसके एक राइवल फैक्शन की एक ये थी ताराबाई करके। तो ताराबाई का एक अपना इतिहास है, वो हम मराठा के इसमें करेंगे। तो ताराबाई और शाहू के बीच में राइवलरी बढ़ा के उनकी झगड़े, सत्ता के लिए जो ये होता है ना झगड़ा, जो कॉन्स्पिरसी होती है, उसको उसने ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की। और फिर विद द सिक्स, अब सिक्स के साथ उसने, गुरु गोविंद सिंह वॉज देयर एट दैट टाइम। गुरु गोविंद सिंह वॉज द लास्ट गुरु, 10th गुरु। और उसके बाद से उन्होंने कोई गुरु वगैरह सिखों ने रखा नहीं। तो ये जो गुरु है, और इनके बारे में एक अपना पूरा ब्लॉग है, उसकी लिंक भी तुमको मिल जाएगी इसमें। तो वो उस ब्लॉग को जरूर पढ़ना, उसमें सारे गुरु नानक से लेके तो गुरु गोविंद सिंह तक सारे गुरुओं के बारे में बताया गया, और उसके साथ ही उनकी जो एसोसिएटेड हिस्ट्री है। मोस्ट ऑफ दीज गुरुज had some or the other confrontation with Aurangzeb. But at the time of Bahadur Shah, Guru Gobind Singh was there, who was the last and 10th Guru. और उसके बाद से सिखों ने गुरु वाली परंपरा खत्म कर दी। उसके बाद उन्होंने किस चीज को गुरु माना, उनका जो ग्रंथ है, उसी को उन्होंने अपना नेक्स्ट गुरु माना, इटर्नल गुरु, यानी उसके बाद और कोई गुरु नहीं होगा। तो इसीलिए जो ग्रंथ होता है उसको तुमने सुना होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब, है कि नहीं। जो सिखों का होता है ना गुरु ग्रंथ साहिब, क्योंकि अब उनकी हेल्थ फोर्थ, उनका ग्रंथ ही उनका गुरु। ऑलराइट, कोई इसके बाद ह्यूमन गुरु नहीं रहे। ये उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के पास बाद से ये परंपरा अपनाई। तो गुरु गोविंद सिंह के साथ तो इसके टर्म्स अच्छे थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बाद की डेथ के बाद वहां पे एक बंदा बहादुर करके एक इनका लीडर उभर के आया। इनफैक्ट गुरु गोविंद सिंह himself had nominated him as his heir, और वो रिबेलियस हो गया। वो हो गया रिबेलियस मुगल्स के अगेंस्ट। तो उसको दबाने की पूरी फिर कोशिश की गई, और दबा के, ठीक है। फिर ऐसे ही बहादुर शाह ने छत्रसाल और बुंदेला, उसके साथ अपने टर्म्स अच्छे कर लिए। एक जाट चीफ था चुरामन, उसके साथ भी अपने टर्म्स अच्छे कर लिए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में देयर वाज अ बिग डिटोरिएशन इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और रेवेन्यू का पूरी तरह से लॉस हो रहा था। एक जब एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता है, तो देखो पहले के जमाने में एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम क्या रहता था। जैसे आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत सारे काम, लेकिन उस जमाने में एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम क्या रहता था, रेवेन्यू कलेक्शन। अभी रेवेन्यू कलेक्शन अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, इसीलिए तो कलेक्टर की पोस्ट होती है। कलेक्टर मतलब कौन, रेवेन्यू कलेक्टर, ये ब्रिटिश टाइम से आया है।
लेकिन अभी कलेक्टर के पास ढेर सारे दूसरे भी काम रहते थे। रेवेन्यू कलेक्शन इज वन ऑफ देम। लैंड रेवेन्यू जो रहता उस समय एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम रेवेन्यू कलेक्शन ही रहता था। और जब एडमिनिस्ट्रेशन फेल होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन ठीक से नहीं होगा। और रेवेन्यू कलेक्शन अगर ठीक से नहीं हुआ तो उसका सीधा इम्पैक्ट क्या आएगा, तुम्हारे स्टेट के फाइनेंसेस कम होंगे। उस जमाने में, पहले जमाने में, जैसे आज की जो गवर्नमेंट होती है, जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको रेवेन्यू कमाने के बहुत सारे सोर्सेज, यानी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तुम्हारे दुनिया भर के जो और टैक्सेस है, जीएसटीज है, कस्टम ड्यूटी, कोर्ट फीस, स्टैम्प से इनको रेवेन्यू मिलता है। फिर गवर्नमेंट ओन्ड कितनी सारी कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसका प्रॉफिट भी गवर्नमेंट का ही है। तो अभी राइट नाउ गवर्नमेंट को पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्सेज है, लेकिन पहले गवर्नमेंट को पैसे कमाने का एक ही सोर्स रहता था, दैट वाज लैंड टैक्सेशन। ओके। तो जो लैंड से टैक्स आना जब तुम्हारा कम हो जाएगा तो स्टेट फाइनेंसेस पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। और जब उसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा तो उसका फिर बाकी चीजों में भी डायरेक्ट इफेक्ट, यानी जैसे कि तुम अपने पेमेंट्स ठीक से नहीं कर पाओगे, अपने सोल्जर्स की, अपने नोबल्स की। और तो जब ऐसी हालत होती है तो तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारे जो क्लोज ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी लॉयल्टीज भी तो कम होनी शुरू हो जाती है। अब कई सारे सोल्जर्स की पेमेंट नहीं हो रही थी तो उन्होंने वो जॉब छोड़ दी, वो लुटेरे बन गए, वो तो ऑलरेडी ट्रेंड है ना, तो वो लूटपाट करते थे। तो इस टाइप की सरकमस्टांसेस उभर के आने लगे। और ये वो लेटर मुगल्स में एक नया एलिमेंट जो उभर के आया इनके सिस्टम में, दैट वाज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो नोबल्स है ये बहुत पावरफुल बनने शुरू हो गए। पहले क्या होता था, जो वॉर ऑफ सक्सेशन होता था वो रॉयल प्रिंसेस के बीच में होता था, एंड these nobles used to assist them in their effort, in their endeavor. बट नाउ ये जो नोबल्स थे ये खुद ही सत्ता के पक्षधर बन गए, यानी ये खुद सत्ता के पीछे लग गए। इमेजिन करो, नोबल सत्ता क्या पाई। अब ऑफ कोर्स वो कभी बादशाह नहीं बनना चाहते थे, उसका सिंपल रीजन ये है कि वो फिर पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो क्या चाहते थे कि उनके उनके होल्ड में वो बादशाह रहे, पपेट की तरह, और वो रियल में राज करे। ओके। तो ऐसे ही बहादुर शाह की डेथ के बाद फिर से एक वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ जिसमें एक बादशाह बना, दैट वाज जहांगीर शाह। सो बहादुर शाह डाइड इन 1712। ओके। 1712 में बहादुर शाह डाइड, एंड इन 1712 ओनली जहांगीर शाह केम टू पावर। तो ये जो जहांगीर शाह है, अब ये खुद कोई केपेबल नहीं था, लेकिन इसका एक बहुत एबल जनरल था या नोबल जिसको वजीर बनाया गया था, दैट वाज जुल्फिकार खान। ओके। तो ये जो जुल्फिकार खान था ये एक बहुत एबल वजीर था, और इसकी हेल्प से इनफैक्ट जहांगीर शाह पावर में आया था, सत्ता में आया। लेकिन अब तुम देख सकते हो कि इसका जो रीन था इट वाज ओनली फॉर 1 ईयर। ओके। तो अब ये जो जहांगीर शाह था, ये एक ही लैक्ड ऑल द मैनर्स, ही हैड नो डिग्निटी और डिसेंसी, एंड ही वाज ऑफ कोर्स अ प्लेजर लविंग प्रिंस और किंग और एम्परर। ये प्लेजर लविंग एम्परर्स ही तो थे ये सारे के सारे, जिसकी वजह से ये सत्ता इनके हाथ से चली गई। ये लोग अपने ऐशो आराम अयाशियों में ही डूबे रहते थे, शराब के नशे में और ऐश अयाशियों में। और उस चक्कर में इनका एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता गया, पावर्स नोबल्स के हाथ में आने लगी। तो ये जो जुल्फिकार खान था, इसने previous कुछ पॉलिसीज जो औरंगजेब की तो बहादुर शाह ने रिवर्स करनी शुरू कर दी थी, उसने बहादुर शाह की यही कंसिलिएटरी पॉलिसीज को थोड़ा और आगे बढ़ाया। सो ही डेवलप्ड मोर फ्रेंडली रिलेशंस विथ मराठास, देन जाट, और इवन जो राजपूत किंग्स थे, राजपूत राजाज और हिंदू चिफ्स, उनके साथ उसने अच्छे रिलेशंस किए। नाउ इट वाज अंडर जुल्फिकार खान दैट दिस द हेटेड जजिया वाज abolished। जिजिया, जिजिया बोलते हैं उसको, जिजिया एंड पिलग्रिम टैक्स, ये both were abolished. Now jizya is, just for your information, jizya is a tax imposed by some Islamic countries on people who are not Muslims. Just because they are not Muslims, you have to pay a tax. It is called jizya. Okay.
तो अगर तुम मुस्लिम हो तो तुमको कोई वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम हिंदू, बुद्धिस्ट या जैन, सिख कोई भी हो तो तुमको एक अलग से और टैक्स भरना पड़ेगा। तो दिस जिजिया वॉज अबॉलिश्ड। फिर उसके अलावा जो तीर्थ यात्राओं पे जो टैक्सेस लगते थे वो भी इन्होंने खत्म किए। ओके, नाउ नॉट ओनली दैट, अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ एंड जय सिंह ऑफ अम्बेर, इनकी जो पहले डिमांड थी, जो बहादुर शाह ने मना कर दी थी कि इनको मालवा और गुजरात का कंट्रोल चाहिए, तो वो भी इसने इनको दे दिया। इसका इसका कहना ये था कि जब तक हम इन सबको साथ में लेके नहीं चलेंगे, अपना एम्पायर की पावर इंटैक्ट नहीं रहेगी, यानी हम वीक होते जाएंगे। मतलब देखा जाए तो काफी प्रोग्रेसिव थॉट का था। तो उसने इनको, एक को गुजरात का कंट्रोल दे दिया, एक को मालवा का कंट्रोल दे दिया। ठीक है, उनको वहां पे उसने अपना ये भी बनाया, क्या बोलते हैं उसको, उसको वजीर नहीं बोलते, मिर्जा, दिस काइंड ऑफ टाइटल्स। देन मराठा रूलर्स वर गिवन चौथ एंड सरदेश भी फुल फ्लेजेडली। सिर्फ ये जो बंदा बहादुर था, सिखों का जो एक ये था, इसके साथ इसके टर्म्स अच्छे नहीं थे। ठीक है, देन ही फर्दर, जुल्फिकार खान आल्सो फर्दर ट्राइड टू improve the finances of the state। तो उसने एक पहले अकबर के टाइम पे जो टोडरमल ने एक रेवेन्यू पॉलिसी अपनाई थी, उसको उसने चेंज कर दिया, और उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये किया, तो जिससे बेसिकली फिक्स रेट पे तुमको फार्मर्स को टैक्स देना पड़ेगा। फिर तुम्हारा फसल हो या ना हो, तुमको इतना टैक्स देना है, तो फिर भले ही तुम भूखे सो। तो इसकी वजह से पेजेंट्री got more impoverished and it became an exploitative system also. Now this similar system was later on followed by British also, ठीक है, with some modifications। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जुल्फिकार खान लिटरली एम्पायर चला रहा था, तो अब जेलसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बाकी के नोबल्स जल रहे थे कि ये इतना पावरफुल बन गया, इसके हाथ में किंग पपेट की तरह है, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट कंस्पायर करना शुरू कर दिया। ओके, एंड देन वो जो ये जहांगीर शाह है, इसी के कान भरने शुरू कर दिए इसके अगेंस्ट कि ये तो आपको जेब में रख के घूमता है, आप कुछ करते क्यों नहीं, और इस टाइप से जो होता है ना कॉन्स्पिरसीज। और ये लोग भी कोई विजनरी किंग्स तो थे नहीं, शराब के नशे में धुत दिन भर, ये उनकी बात मानते भी थे, वो भी चाहते थे कि हम इसके कंट्रोल में ना रहे। तो ऐसा करते करते फाइनली एक टाइम आया कि जहांगीर शाह का जो 1 साल का टेन्योर था वो खत्म हो गया। वो खत्म ऐसे हुआ कि इसी का भतीजा जो था, फारूक सियार, दिस फारूक सियार वॉज हिज नेफ्यू, जहांगीर शाह नेफ्यू। ओके, तो फारूक सियार ने इनको अपने एक वॉर में इसको हरा दिया, जहांगीर शाह को, और सत्ता हथियाली, और इसके लिए उसकी पूरी मदद की थी सैयद ब्रदर्स ने। तो सैयद ब्रदर्स जो थे, उसका बड़े भाई का नाम था अब्दुल्ला खान एंड छोटे का हुसैन अली खान बराहा। तो ये जो सैयद ब्रदर्स थे, ये एक काफी पावरफुल नोबल्स की तरह थे, और इन लोगों ने पूरी मदद से कॉन्स्पिरसी और जो होता है ना, जो चाणक्य का काम होता है, उस तरह से करके फारूक सियार को तख्त पे बिठाया। तो जब फारूक सियार को इन्होंने सत्ता दिलाई, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इनके हाथ में ढेर सारी पावर्स आ गई। तो उसमें से एक वजीर बन गया था, और दूसरा बना था मीर बख्शी। क्योंकि छोटा भाई मीर बख्शी, बड़ा भाई वजीर। वजीर मतलब प्राइम मिनिस्टर। जैसे उर्दू में अभी भी प्राइम मिनिस्टर को वजीर आजम ही बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को वजीर आजम बोलते हैं। तो इनके पास रियल पावर्स थी, और ये उसको रूल कर रहे थे। अब अगेन ये जो फारूक सियार था, इसकी भी क्वालिटीज उसके प्रिडिसेसर जैसी थी, दैट ही वाज कावर्डली, क्रूएल, अनडिपेंडेबल, फेथलेस एंड आल्सो प्लेजर लविंग। प्लेजर लविंग तो ये सारे ही थे। तो इसके बाद अब हुआ क्या कि फारूक सियार जो है, ये भी सैयद ब्रदर के कंट्रोल से मुक्त होना चाहता। तो सैयद ब्रदर्स के कंट्रोल से अगर ये मुक्त होना चाहता था, तो इसने भी इन्हीं के अगेंस्ट कॉन्स्पिरसी करनी शुरू की। लेकिन सैयद ब्रदर्स इतने पावरफुल थे कि उनको वहां से हटाना पॉसिबल नहीं था।
तो ऐसे ही करते करते एक टाइम ऐसा आया कि जब अति हो गई थी सैयद ब्रदर्स में और फारूक यार की जो व्यूज थे, या उनकी जो झगड़े की लेवल है वो जब पीक पे पहुंच गई, तो इन्होंने क्या किया, सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार को ही मरवा दिया, किंग को, किंग को मरवा दिया, तो अपने एम्परर। और उन्होंने एक यंग लड़का पपेट की तरफ फिर से उन्हीं रॉयल फैमिली का सब उसको बादशाह बनाया। वो पूरा ही पियक्कड़ था, दारू पी पी के ही डाइड ऑफ ओवर कंजम्पशन, वो मरा नहीं तो दूसरे को बनाया, वो भी ऐसी था, वो भी पी पी के मर गया। ओके, एंड देन फाइनली मोहम्मद शाह वाज मेड emperor. Even he was very young. He became emperor at the age of 18 years. Okay, and from 1719, then he continuously ruled till 1748. That is 30 years. Within 30 years he ruled. All right. तो अब ये जो अगेन पॉइंट वाज कि ही स्टिल वाज अ पपेट। मोहम्मद शाह भी तो पपेट ही था इनके हाथ का। ओके, लेकिन सैयद ब्रदर्स ने अपना जितना भी एक कार्यकाल यानी तुम समझ लो कि 1713 से लेके 1720 तक, यानी 1719 में तो मोहम्मद शाह बादशाह बना, लेकिन उसके एक साल बाद तक यानी ऑलमोस्ट 7 साल इनके पास सब्सटेंशियल पावर थी। और इन्होंने काफी प्रोग्रेसिव मेजर भी लाया, यानी भले ये पावर थे लेकिन ये पावर पावर थी इनके पास, लेकिन पावर का दुरुपयोग नहीं कर रहे थे। अब खैर ये अपनी पोजीशन स्ट्रांग तो कर ही रहे थे, लेकिन एक एक होता ना कि उसको एंजॉय करना और इन्हीं की तरह रहना, ऐसा नहीं। उन्होंने कई सारी चीजें की, जैसे उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, पहली बात दैट। क्योंकि कैसा था, औरंगजेब के पहले के जितने भी बादशाह थे, दे ऑल वर सेक्युलर। ओके, अगर मेडिवल इंडिया को तुम अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें ये सारे किंग्स जो थे वो सेक्युलर नेचर के थे, दे डिड नॉट बिलीव इन दिस डिफरेंसेस, और ओनली औरंगजेब वाज मोर ऑर्थोडॉक्स। औरंगजेब का रीन काफी कट्टरवादी था, और उसके बाद के भी कुछ उसके एलिमेंट्स उनके नोबिलिटी में थे, उस टाइप के सोचने वाले। लेकिन इसने फिर सैयद ब्रदर्स ने फिर से रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, एंड देन अगेन ही कंसिलिएटेड राजपूत, जाट्स, इवन मराठास। ओके, तो अ, इसने अजीत सिंह ऑफ मारवाड़, जय सिंह ऑफ अम्बेर और बाकी राजपूत प्रिंसेस को हाई पोजीशन पे अपने मुगल इसमें रखा। जो होता है ना एक हाई पोजीशंस जो रखना, जैसे वीर बख्शी, और वजीर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो एक ही रहेगा, वो तो एक खुद थे। अलग अलग प्रोविंसेस के हेड्स, इनकी पोजीशंस को एलिवेट किया, रैंक बोलते हैं ना, जैसे आर्मी में एक रैंक होती है, वैसे इनकी जो रैंक होती है वो अपने हायरार्की में इनको अच्छी पोजीशंस पे बढ़ाया। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि ही इवन रीच्ड एन एग्रीमेंट विद किंग शाहू, शाहू महाराज के साथ। तब तक वो ताराबाई वाला इशू खत्म हो चुका था। शाहू महाराज के साथ इन्होंने एक अग्रीमेंट किया, और जिसमें उन्होंने इनको इवन स्वराज्य दे दिया। यानी सरदेश मुखी और चौथ तो पहले ही मिल चुका था, इन्होंने इनको जो शिवाजी जो स्वराज मांग रहे थे अब, वो स्वराज जैसा स्टेटस इन्होंने इनके दक्कन एरिया में मराठास को दे दिया, सैयद ब्रदर्स। ओके, उनका मेन काम ये था कि पर्पस ये था कि एम्पायर में शांति रहे, और मतलब वो अच्छा चलता रहे। तो अब इसके साथ जब ये पावरफुल हो रहे थे, तो अब दूसरा इसमें एक इश्यू तो आना ही था कि दूसरी जो नोबेलिटी थी, बाकी के नोबल्स, वो जलते थे सैयद ब्रदर्स से। तो सैयद ब्रदर्स से जब वो जलते थे, तो वो भी इनके अगेंस्ट कॉन्स्पायर करेंगे। तो उन्होंने उसकी पूरी कोशिश की कि इनको कैसे डाउनग्रेड किया जाए। तो फिर उसके लिए उन्होंने जैसे मोहम्मद शाह के कान भरने शुरू किए, वो उनकी बातें भी सुनता था। मोहम्मद शाह भी चाहता था कि मैं इनके कंट्रोल से बाहर निकलूं। और फिर दूसरे जो कुछ निजाम थे, जैसे निजाम उल मुल्क, निजाम नहीं, जो वजीर अपने नोबल्स थे, जैसे निजाम उल मुल्क और मोहम्मद अमीन खान। तो निजाम उल मुल्क वही है जिसने हैदराबाद किंगडम बनाया। तो अब ये सैयद ब्रदर्स ने कई सारे एफर्ट्स किए निजाम उल मुल्क के साथ भी
अच्छे ये टर्म्स करने के, लेकिन वो फाइनली माना नहीं। उसके कुछ अपने व्यूज थे। और इधर बाकी के जो नोबल्स थे औरंगजेब ईरा के, जो अभी काफी बुढ़े भी हो चुके थे, औरंगजेब ईरा के, यानी जो फैनेटिकल होते ना, फैनेटिक्स, रिलीजियस फैनेटिक्स, ऑर्थोडॉक्स, तो उन्होंने सैयद ब्रदर्स को एंटी इस्लामिक, एंटी मुगल ब्रांड करना शुरू कर दिया, कि इनकी सारी पॉलिसीज जो है वो एंटी इस्लामिक है, ताकि उनके अगेंस्ट एक माहौल बने और इनको नीचे लाया जाए। तो अब खैर, जो इनएविटेबल था वो होना ही था। और इधर मोहम्मद शाह को भी अपने इनके कंट्रोल से बाहर निकलना था। तो फाइनली इनको, इनके एक इसमें कॉन्स्पिरेसी करके इसका जो छोटा भाई था इसको मरवा दिया, और जो बड़ा भाई था उसको एक वॉर में हरा हरा दिया। ठीक है, बाद में प्रिजनर बना के मरवा दिया या क्या, वो पता नहीं। लेकिन इसके साथ ही 1920 में सैयद ब्रदर्स का रोल खत्म हो गया। 1720, 1720 में सैयद ब्रदर्स का रोल खत्म हो गया। तो सैयद ब्रदर का रोल जब खत्म हो गया, तो उसके बाद ही एक दूसरा प्रॉब्लम आना शुरू हुआ मुगल एम्पायर में। वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स होना शुरू हुआ। क्योंकि ये जो किंग था मोहम्मद शाह रंगीले जिसको बोला जाता था, वो अपनी अय्याशियों के लिए पूरी तरह से मशहूर है। ओके, एंड ही वाज ऑफ कोर्स इनकेपेबल, वर्थलेस, प्लेजर लविंग। ओके, तो इसका, इनको किंग मेकर्स के रूप में गया जाता है इतिहास में, सैयद ब्रदर्स को, क्योंकि इन्होंने कई सारे किंग्स बनाए। फारूक सियार को भी इन्होंने ही बनाया, उसके बाद उसके दो नए प्रिंसेस को भी एम्परर इन्होंने ही बनाया, मोहम्मद शाह को भी इन्होंने एम्परर बनाया। तो फाइनली इसके साथ जब इनका ईरा खत्म हुआ, तो निजाम उल मुल्क जो था इनका, एक और निजाम, निजाम नहीं, नोबल, इन मोहम्मद शाह के साथ उसकी भी नहीं पड़ती थी, उनके कई सारे डिफरेंसेस उभर के आने लगे। तो फाइनली एक स्टेज आई जब निजाम उल मुल्क ने बोला कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। वो अपने एक बहुत बड़े आर्मी के जखीरे के साथ दिल्ली से निकल गया, वो साउथ में आया। साउथ में उसने एक अपनी प्रिंसिपैलिटी बनाई, विच इज फेमसली नोन एज द हैदराबाद किंगडम। तो हैदराबाद किंगडम, यानी तुम उसको आज के हैदराबाद सिटी से मत कंपेयर करो। हैदराबाद किंगडम वॉज अ बिग किंगडम, जिसमें इवन मराठवाड़ा का भी कई पार्ट था। इधर महाराष्ट्र का चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेके कई सारा तेलंगाना का पार्ट, और ऐसा बहुत बड़ा किंगडम था हैदराबाद किंगडम। वो उसने बनाया, निजाम उल मुल्क ने। और तब से वो निजाम शाही जिसको बोलते हैं वो वहां पर शुरू हुई। लेटर ऑन दिस निजाम्स कोल्यूडेड विद ब्रिटिश टू डिफीट अदर्स, यानी टीपू सुल्तान, मराठास, ये निजाम। फिर उसके बाद से, यानी निजाम उल मुल्क के टाइम पे नहीं, जब ब्रिटिश पावरफुल हो गए थे तब से निजाम, देर इज नो एंग्लो निजाम वॉर। देर आर एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर, बट नो एंग्लो निजाम वॉर। निजाम को उन्होंने बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया था। पहले वो फ्रेंच के साथ इनका था, वो फ्रेंच और ब्रिटिश की क्या आई थी वो आगे के चैप्टर्स में, उसको हम आगे करेंगे। तो निजाम सिंस देन रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश टिल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ओके, अब अब जब निजाम मुल्क वहां से वापस निकला साउथ की तरफ, तो साउथ में आने के बाद एक मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन का नया दौर शुरू हुआ। एक्चुअल अभी तक तो कैसा था, एम्परर्स अय्याश थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो अपनी वीकनेस अंदर ही अंदर थी। लेकिन अभी एक्चुअली एम्पायर टूटना शुरू हुआ। जैसे ही निजाम उल मुल्क ने अपना ये बनाया, तो ऐसे ही जो बाकी के इधर उधर के नवाब थे, बंगाल का मीर कासिम, अवध का नवाब, अवध, बंगाल, इन सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया, और सेंट्रल अथॉरिटी के पास इतनी पावर ही नहीं थी कि इनको जाके कंट्रोल कर सके। ऐसे करते करते ये जो ग्रैंड मुगल एम्पायर था, ये जो ग्रैंड मुगल एम्पायर था, ये ऐसे टुकड़ों में बंटना शुरू हुआ। ये पहले यहाँ पे हैदराबाद बना, इधर बंगाल अलग हो गया, इधर अवध अलग हो गया। ओके, इधर इधर पंजाब, मेजर प्रोविंस पंजाब। पंजाब को तुम अभी इंडिया में जो पंजाब है उससे कंपेयर मत करो। पंजाब वॉज दिस बिग, ये पूरा पंजाब में आता है, ये इतना बड़ा पार्ट। ओके, जो
लाहौर, पेशावर, ये सारी जो मेजर वहाँ की सिटीज है पाकिस्तान की राइट नाउ, वो पहले पंजाब में रहा करती थी। पार्टीशन के बाद पंजाब का मेजर पार्ट पाकिस्तान में गया। ओके। और फिर लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे द इंडियन पार्ट ऑफ पंजाब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू स्टेट्स, पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि वो लैंग्वेज के बेसिस पे बंटवारा था, पंजाबी स्पीकिंग एरिया, एक हरियाणवी स्पीकिंग एरिया। सो दिस इज हाउ नाउ द seeds were sown for the disintegration of मुगल एम्पायर इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे अभी एक्चुअल ब्रेकअप शुरू हुआ। ओके, सो द एक्चुअल ब्रेकअप हैड स्टार्टेड नाउ। तो अभी अम, ये एक मोहम्मद शाह के पीरियड में एक और बहुत बड़ा युद्ध हुआ इंडिया में, और वो था द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। नाउ हु वाज नादिर शाह? ये एक्चुअली पर्शियन एम्पायर का था। अब पर्शिया जो है वो प्रेजेंट डे ईरान वाला एरिया है। तो पहले एक जमाने में पर्शियन एम्पायर भी एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था उस जमाने में, अंडर सफावी डायनेस्टी। तो अगेन, जैसे हर एम्पायर की कुछ वीकनेसेस होती है, वो कमजोर होना शुरू हुआ। तो इधर जो इसके वेस्टर्न साइड में जो एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर यानी प्रेजेंट डे टर्की, उन्होंने इसका कई सारा पार्ट लिया। उधर रशिया वाज अंडर द रूल ऑफ पीटर द ग्रेट, उसने साउथवर्ड एक्सपेंशन करते हुए पर्शियन एम्पायर का कई सारा नॉर्दर्न पार्ट भी ले लिया। पर्शियन एम्पायर हो गया था पूरी तरह से वीक। और एट दिस टाइम नादिर शाह जो था, ये एक शेफर्ड फैमिली का लड़का था, और इसने अपनी एबिलिटी, करिश्मा और इसकी वजह से आर्मी में काफी हाई रैंक पाई। तो ऐसे करते इसने पहली बार जो इधर इधर और क्या, अफगानिस्तान साइड में एक अब्दालीज करके जो ट्राइब्स थे, या उन्होंने इनके एम्पायर का काफी पार्ट ले लिया था, तो पहले उन्होंने उनसे वो ले लिया। ठीक है। एंड इधर जो रशिया और टर्की ने अपनी एग्रीमेंट करके पर्शियन एम्पायर का कई सारा पार्ट आपस में बांट लिया था। नादिर शाह ट्राइड टू टेक इट बैक, और एंड ही वाज सक्सेसफुल इन दैट। लेकिन हुआ क्या था कि इस पूरे नादिर शाह के इस पूरे एंडिवर में, मतलब अब वॉर जब लड़ते हैं तो उसमें ढेर सारा खर्चा होता है। तो इस पूरे एंडिवर में ढेर सारा खर्चा हुआ, और वो कंगाल हो गया, उनका खजाना खत्म हो गया। तो अब उसको उसको रिप्लेनिश करना था किसी भी तरह से। अब वो रिप्लेनिश कहाँ से होगा? इनफैक्ट जैसे इसको बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जब मोहम्मद गोरी ने भी जो पहला इंडिया में जो सोमनाथ टेम्पल और ये सब जो लूटे थे, वो उसमें पूरे इंडिया पे जो इन्वेजन हुए थे वो 10th सेंचुरी एडी में। वो इसके लिए नहीं हुए थे कि यहाँ पे आके कोई अपनी किंगडम बनानी है। वो इसलिए हुए थे कि वो वहां पे जो वॉर्स लड़ रहे थे उसका फाइनेंस करने के लिए वो यहाँ इंडिया के आगे मंदिरों को लूटते थे, जहाँ पे ढेरों ढेर सोना रखा रहता था, विदाउट एनी गार्ड। ओके, वो फेथ के बेसिस पे रहता था, उसका कोई गार्डिंग वगैरह कुछ नहीं रहता था। तो ऐसे ही ये भी जो वहां पे वॉर्स लड़ रहा था, उसको फाइनेंस करने के लिए जो खर्चा लगेगा, वो इंडिया से रिप्लेनिश करना चाहता था। और इंडिया के बारे में तो सुना ही था उसने भी, जैसे हर किसी ने दुनिया में सुना था कि एक रिच कंट्री है, फैबुलस वेल्थ है। तो उसने यहाँ पे धीरे धीरे पेशावर, पाकिस्तान से लेते इंडस वैली, इंडस रिवर को क्रॉस करते करते दिल्ली तक कब्जा कर लिया, पंजाब वगैरह सब। और उस समय, अब तुम जानते ही हो कि सैयद ब्रदर्स नहीं है, मोहम्मद शाह तो पता ही है कैसा राजा है, इसके बस की बात नहीं है आर्मीज को आर्मी को इस वे में मोटिवेट करना या ट्रेन करना कि उनसे लड़ पाए। तो इट वाज लाइक अ केक वॉक फॉर हिम टू रीच दिल्ली। और दिल्ली पे लाल किले पे कब्जा कर लिया।
और फिर बाद में उसको एक खबर मिली कि उसके फौजियों को कुछ, वो रूमर भी हो सकती है, कई हिस्टोरियंस का कहना है वो रूमर है, कि इनके लोगों ने मारा जान से, मोहम्मद शाह के लोगों ने। तो वो चांदनी चौक पे उसने जाके तलवार निकाली अपनी, और ऑर्डर दिया कत्लेआम का, कत्लेआम, तलवार निकाल। तो अपनी फौज को ऑर्डर दिया, जो दिखे उसको मारो, फिर वो औरतें बच्चे सिविलियन कोई हो मारते जाओ, कत्ल, कत्लेआम। इतना गुस्सा आ गया, और जब तक वो उसने, बोलते 6 घंटे तक अपनी तलवार बाहर रखी थी। तो बहादुर शाह, ये मोहम्मद शाह जो किंग था, ये लिटरली उसके सामने लोटांगन डाल लिया उसने, ये बंद करो प्लीज, अब जो बोलोगे वो ले जाता है ले जाओ, ये बंद करो। तो फाइनली बंद हुआ, वो सब, उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा, लेकिन जाते समय भर भर के, मतलब वो घोड़े होते ना, तो जिनपे वो लेके जाते हैं, खच्चर या घोड़े जिनपे, वो भर भर के सोना और ये सब अपने साथ ईरान लेके गया। अपने साथ वो यहाँ का कोहिनूर डायमंड जो था वो भी लेके गया, कोहिनूर हीरा। और तख्ते ताउस, यानी जिसको पीकॉक थ्रोन के नाम से जाना जाता, जो एक रॉयल सिंहासन हुआ करता था मुगलों का, पूरा सोने से बना हुआ और उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात जड़े हुए, वो भी अपने साथ ले गया। तो वो तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा राइट नाउ ब्रिटिश म्यूजियम में। तो कोहिनूर हीरा बाद में फिर से इंडिया में आया था, रंजीत सिंह के पास था, लेकिन फाइनली वो ब्रिटिश ने ले लिया। अभी वो क्वीन या किंग के मुकुट की शोभा बढ़ाता, कोहिनूर डायमंड जो। तो वो अपने साथ ले गया, और मतलब इतने वेल्थ यहाँ से ले गया कि उसने पूरे पर्शियन, 3 साल पर्शियन एम्पायर का टैक्स माफ कर दिया, सोचो। 3 साल टैक्स माफ कर दिया। सो मोहम्मद शाह का जो रीन था, अब नादिर शाह के इन्वेजन के बाद मोहम्मद शाह ने एक अपनी कुछ टेरिटरीज रीगेन भी की। इनफैक्ट मोहम्मद शाह से उसने एक ट्रीटी भी साइन करवा ली कि जो इंडस रिवर है उसके वेस्ट का जितना भी लैंड है वो मुगल एम्पायर से तो छोड़ना पड़ेगा, वो पर्शियन एम्पायर का पार्ट है। ओके, ये भी ट्रीटी साइन करवा ली, पूरा खजाना लूट के लेके गया, यहीं से अपने भारत के खजाने की लूट शुरू हुई। और जो लूट शुरू हुई तो ब्रिटिश टाइम पे भी वेल्थ का ड्रेन ही होता रहा, और इस वजह से एक समृद्ध देश गरीब बन गया। अकबर के टाइम पे यहाँ पे, अकबर और इनफैक्ट औरंगजेब के भी टाइम पे 28% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी वॉज इन इंडिया। ओके, तो सारी समृद्धि भारत से बाहर जाने लगी, और भारत गरीब होता गया, और आज भी गरीबी है। तो ऐसे करके मोहम्मद शाह फाइनली डाइड इन 1748। ये इसका जो टोटल प्लंडर था उस जमाने में 70 करोड़ रुपए का बोला जाता है। उस जमाने के 70 करोड़, यानी आज के देखो कितने हजारों करोड़ हो जाएंगे अगर तुम उसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से, 200, ढाई, 200 300 साल का अगर कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट लगाओगे तो 70 करोड़ कितने हजारों लाखों करोड़ हो जाएंगे आज में। इतना बड़ा प्लंडर वो यहाँ से लेके गया। सो इट वॉज बेसिकली एन इरिपेरेबल लॉस टू द मुगल एम्पायर। और इसके साथ ही, अब जब देखो क्या हुआ कि मुगल एम्पायर को बहुत बड़ा झटका बैठा, इधर डिसइंटीग्रेशन तो अपना शुरू हो ही चुका है, वो अपना सारा वेल्थ लूट के ले गया। तो अब साउथ में जो मराठा सरदार थे, नाउ दिस टाइम इट वाज अंडर द पेशवास। तो पेशवास ने इस चीज का फायदा उठाते हुए अपना नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन शुरू किया, और उन्होंने अ, राजपूत स्टेट से लेके तो उधर काफी पाकिस्तान का भी टेरिटरी और दिल्ली वगैरह तक भी पहुंच गए थे।
तो इन द मीन टाइम मोहम्मद शाह की डेथ के बाद 1748 में दो और किंग्स आए। अहमद शाह जो 1748 से 1754 तक था, एंड देन आलमगीर टू वॉज फ्रॉम 1754 टू 1759। अब इनके बारे में इस चैप्टर में, बिपिन चंद्रा के डिक्लाइन डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर चैप्टर में ज्यादा उसका कोई मेंशन है नहीं। फिर शाह आलम के बारे में, तो शाह आलम असेंडेड टू द थ्रोन इन 1759। अब इसकी जो इनिशियल ईयर्स थी वो, अब इमेजिन करो, इट इज लाइक ही हिमसेल्फ वाज वैंडरिंग अराउंड एट वेरियस प्लेसेस scared फ्रॉम हिज वजीर्स। यानी उसको ये डर था कि उसके वजीर उसको मरवा देंगे, इसलिए वो खुद ही अपने पैलेस से इधर उधर भटक रहा। तो मराठास ने इसको हेल्प की थी, वो बात की बात है। तो ही जॉइंड मीर कासिम ऑफ बंगाल एंड शुजाउद्दौला ऑफ अवध। तो उनको ज्वाइन करके दे फॉट अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। अब ब्रिटिश यहाँ ऑलरेडी पावरफुल हो चुके थे बंगाल एरिया, इन द फेमस वॉर कॉल्ड बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। ठीक है। अब ये बैटल ऑफ बक्सर में ऑब्वियसली इन तीनों की को बुरी तरह से ब्रिटिश ने खदेड़ दिया। देन ही लिव्ड शाह आलम लिव्ड इन इलाहाबाद फॉर अ कपल ऑफ इयर्स एज अ पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1772 में शाह आलम को मराठा ने हेल्प की दिल्ली में फिर से वापस रिस्टोर करने की। अब इधर मराठा का एक ग्रैंड प्लान क्या था कि वो दिल्ली को एक्चुअली वो मुगल से रिप्लेस नहीं करना चाहते थे। उसकी दूसरी वजह थी कि उससे पब्लिक रिजेंटमेंट और ये एक चेंज हो सकता है। तो वो भी वही चाहते थे जो इनके नोबल्स चाहते थे। मराठा चाहते थे कि यहाँ पे अब हमारा पपेट रहे। तो उन्होंने शाह आलम को उस तरह से 1772 में दिल्ली वापस भिजवाया, और तब से वो ही वॉज अंडर द प्रोटेक्टिव आर्म्स ऑफ मराठास। लेकिन अब ब्रिटिश का जो इधर से एक्सपेंशन चल रहा था धीरे धीरे, बाय 1803, ये जब शाह आलम ही किंग था, ये 1803 तक था। 1803 में, ये 1803 एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि इस डेट को ब्रिटिश ऑक्यूपाइड दिल्ली। ठीक है। तो 1803 में ब्रिटिश का ऑलरेडी दिल्ली पे कब्जा हो गया था। इधर एंग्लो मराठा वॉर्स ऑलमोस्ट हो गए थे। जो एक लास्ट एंग्लो मराठा वॉर बाकी था बाजीराव टू के साथ, वो 1819 में हुआ। लेकिन तब तक ऑलरेडी मराठा एरियाज भी सारे ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुके थे। पूरा इंडिया ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुका था पंजाब को छोड़। विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली, पंजाब यानी नॉर्दर्न पार्ट, यानी जो पंजाब जिसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा पार्ट है प्रेजेंट डे पाकिस्तान का, वो छोड़ के, इट वॉज बिकॉज इट वॉज अंडर अनदर पावरफुल सिख लीडर बाय द नेम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो वो छोड़ के ब्रिटिश कंट्रोल में पूरा का पूरा इंडिया 1803 तक ही आ चुका था। और उसके बाद के ये जितने भी रूलर्स थे, उसके बाद के ये अकबर टू आया उसके बाद, उसने एक सब्सटेंशियल पार्ट के लिए रूल किया। जैसे 1806 से फिर 1837 तक अकबर टू था। तो ये इसका टेन्योर तो बहुत बड़ा था, लेकिन इनके कंट्रोल में एरिया कितना था, लाल किला जो है दिल्ली का, उसके मतलब 30-40 किलोमीटर का रेडियस, इतना एरिया इनके कंट्रोल में रह गया था। नो सोचो, द माइटी मुगल एम्पायर जिसका हमने अभी मैप देखा, वो श्रिंक होते होते कहाँ से कहाँ तक आ गया। ओके। और फिर ही वॉज इन 1837 व्हेन ही डाइड, ही वॉज सक्सीडेड बाय बहादुर शाह टू। और बहादुर शाह टू जो था, ही वॉज ऑफ कोर्स, ये शाह आलम के बाद से सारे ब्रिटिश पेंशनर ही थे। बहादुर शाह टू जो था, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 में इसको रिबल्स ने इंडिया का शहनशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया था एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। एंड जब ब्रिटिश ने वापस दिल्ली कैप्चर किया 1857 के रिवोल्ट के बाद, तो उन्होंने इसको अरेस्ट करके मांडले जेल में भेज दिया, विच इज इन बर्मा, यानी प्रेजेंट डे म्यांमार। ओके। और ये लोग
और इसके जितने भी वंशज थे बाकी के, रॉयल प्रिंसेस और इन सबको वहीं पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार के, सीधा पॉइंट ब्लैंक गोली मार के इनको खत्म कर दिया, ताकि अभी मुगलों का कोई नामो निशान ना रहे। और बहादुर शाह टू के बाद मुगल डायनेस्टी खत्म हो जाती है। ओके, बहादुर शाह टू सर्वाइव फॉर अनदर couple of years. I think he died in 1865 in मांडले जेल। उसका एक फेमस शेर भी है, कितना बदनसीब है जफर कि दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली। और इस ये जो सब थे, ये एक टाइम था जब ये पेंशनर जो किंग्स थे, कि ये आर्ट और लिटरेचर के लिए काफी फेमस ईरा है। मिर्जा गालिब और बड़े बड़े शायर, ये सब इन्हीं के कोर्ट्स में रहा करते थे। और गजलें चलती थी दिन रात। और गजलों में एक पावर होती है, उसमें एक फिलोसॉफी होती है। तो बड़े अच्छे अच्छे शायर, लिटरेचर्स, वो सब इसमें थे। अब देखा जाए तो इनके पास काम क्या है? नाम के बादशाह है, पेंशन ब्रिटिश से मिल रही है, काम तो कुछ है नहीं। मतलब इनको कोई रियासत और एम्पायर थोड़ी ना चलाना है, बैठ के दिन भर करेंगे क्या? दिन भर शेर व शायरी। ओके। और द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो एम्प्रेस थे खुद भी शायर है, तो ये भी करते थे। बहादुर शाह जफर की भी कुछ गजलें हैं लिखी हुई, और शायरियां भी है। तो इसके साथ ही जो लेटर मुगल्स का ईरा था, ये खत्म हो जाता है। तो हमने जैसे देखा था कि हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर का जो पार्ट है, उसका ये जेनेसिस वाला पार्ट जो है, वो हमने इसमें कर लिया। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस जेनेसिस पार्ट। नाउ वील हैव टू कंसीडर सम अदर कॉजेज दैट वर इंस्ट्रूमेंटल इन द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ओके।